नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों और मेरे गुरुजनों। आज मैं लेकर आ गया हूँ वो वीडियो जिसमें हम डिराइव करेंगे मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस, मैक्सवेल के 4 रिलेशन जो पोटेंशियल से डिराइव किए जाते हैं, यानी कि ऊष्मागतिक विभव से मैक्सवेल के चारों समीकरण को हम आज व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशन हम आज डिराइव करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग ईयर में आ जाता है। ये थर्मोडायनेमिक आपका जो है फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट पेपर का फिजिक्स का। तो थर्मोडायनेमिक से आपका ये सेकेंड यूनिट का है। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और हेमचंद दुर्ग विश्वविद्यालय से रिलेटेड ये आपका फर्स्ट बुक का सेकेंड यूनिट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले फर्स्ट यूनिट में आपके बहुत सारे बेसिक्स जो है वो फर्स्ट यूनिट्स में है, मैं उनको कवर नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरा फोकस रहेगा आपका ये मैक्सवेल के 4 इक्वेशन। मैं समझता हूँ ये जो 4 इक्वेशन है मेरे बताने के बाद आप आराम से इसको हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे विदाउट किसी बेसिक्स के। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बेसिक मैं बताऊंगा और फिर उसके बाद हम इसको आगे चलेंगे। मान के चलिए अगर ये फंस गया इस साल तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप ऐसे ही बना डालेंगे आराम से, और हार्डली 15 मिनट के अंदर ये 10 नंबर का डेरिवेशन आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं ऊष्मागतिकी का ये टॉपिक। ठीक है, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या क्या चीजें समझनी होंगी बेसिक्स के तौर पे। हमको सबसे पहले समझना होगा ऊष्मागतिक चर। ठीक है, ऊष्मागतिक चर, और उसके बाद हम समझेंगे ऊष्मागतिक विभव। ठीक है, हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा ऊष्मागतिक विभव, यानी कि इसी को इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, और इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यानी कि ऊष्मागतिक चर क्या होते हैं? किसी भी आप ऊष्मागतिक जो सिस्टम है, यानी कि आपका जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ऊष्मागतिक निकाय है, उसके बारे में जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, तो कुछ 4 बेसिक टर्म्स होते हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं ऊष्मागतिक चर। ये जो चर होते हैं उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे किसी समीकरण की व्याख्या कौन करते हैं? वहां पे उपस्थित चर x, y, z जो भी है। ठीक है, वैसे ही किसी ऊष्मागतिक चर को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ऊष्मागतिक चर क्या है? बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ऊष्मागतिक को समझने के लिए, ऊष्मागतिकी को समझने के लिए। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक्स की जब स्टडी करते हैं तब आपको ये ऊष्मागतिक चर या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, जब आप एक मोबाइल लेने जाते हैं तो एक मोबाइल जब लेते हैं आप, तो आपको किन किन चीजों का बहुत जरूरी आपको पालन करना होता है? क्या क्या चीजें आप देखते हैं? आप देखते हैं उसका कैमरा कैसा है। ठीक है, 32 मेगापिक्सल है, ओके बहुत बढ़िया। 64 मेगापिक्सल, ओके बहुत बढ़िया, है ना। आप कुछ मापदंड लेकर जाते हैं मोबाइल लेने से पहले, और वो मापदंड अगर खरे उतरते हैं, ठीक है, तो आप उस मोबाइल को लेते हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि अपन ने किसी दुकान से लिया मोबाइल और 1 महीना चला के देखूंगा भैया फिर उसके बाद आपका मोबाइल लूंगा, ऐसा तो नहीं होता। आपको कुछ मापदंड दे दिए गए हैं उस मोबाइल को स्टडी करने के लिए। वो क्या क्या है? कैमरा है, ठीक है, उसका प्रोसेसर कैसा है, ठीक है, प्रोसेसर कैसा है, उसका रैम कैसा है, ठीक है, 4 GB दिया है, 2 GB दिया है, 6 GB दिया है। तो ये सब चीजें होती है, कुछ चीजें होती है। इन्हीं को हम बोलते हैं वेरिएबल्स, जिन पे कोई सिस्टम वेरी करता है, जिन पे कोई मोबाइल वेरी करता है, उसी पे विचरण करता है। इसी के आधार पर मोबाइल को पाया जाता है, देखा जाता है, परखा जाता है। ठीक है, तो वैसे ही किसी भी थर्मोडायनेमिक की स्टडी करने जा रहे हो आप, थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा एक शाखा है फिजिक्स की। ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ते हैं? किसी भी एक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जब उसमें आप ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा लेते हैं, है ना, वो सिस्टम कैसा कार्य कर रहा है ना, उस सिस्टम पे कैसा कार्य करवाया जा रहा है, वो सिस्टम कैसा कार्य करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम उसमें पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी में। ठीक है, तो बहुत बड़ा एक शाखा है फिजिक्स का, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट शाखा है। ये आपका MSc, MSc, PhD तक के जाता है। तो ऊष्मागतिक चर जो है वो किसी मोबाइल को, जैसे आप 4 चीजों में स्टडी करते हैं, वैसे ही ऊष्मागतिकी की जब स्टडी करते हैं तो ऊष्मागतिकी चर के बारे में आपको जानना होता है। ये जो चर होते हैं ये होते हैं STPV। एस को बोलते हैं हम एंट्रोपी, टी को हम बोलते हैं ताप, टेम्परेचर,
P को हम बोलते हैं प्रेशर यानी कि दाब, और V को हम बोलते हैं आयतन यानी कि वॉल्यूम। एंट्रोपी टेम्परेचर, दाब यानी कि प्रेशर, और वॉल्यूम यानी कि आयतन। ठीक है, जब आप किसी ऊष्मागतिक निकाय की बात करते हैं, ऊष्मागतिक निकाय यानी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या करता है, बाहर से हीट ले सकता है, अपने अंदर से हीट बाहर दे सकता है। ठीक है, बाहर से हीट लेता भी है, कभी अपने अंदर से वो बाहर हीट देता भी है, कभी सिस्टम के ऊपर कार्य किया जाता है, कभी सिस्टम बाहर की तरफ कार्य करके देता है ना। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के अंदर प्रेशर कभी बढ़ जाता है ना, कब बढ़ रहा है कब घट रहा है वो सब डिपेंड करता है। कभी उनके बीच का प्रेशर बढ़ जाता है, कभी उनके बीच का प्रेशर कम हो जाता है। उन पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी घट जाता है। कब बढ़ता है कब घटता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई ये जो सिस्टम है इसके बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स पे कैसा असर हो रहा है ये हमको देखना होता है। यानी कि उनका जो वॉल्यूम है, वो कण फैल रहे हैं कि संकुचित हो रहे हैं, है ना, उनका प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें डिपेंड करती है उसकी स्टडी के लिए, इसलिए ये सब चीजें देखने को मिलती है। T हो गया, P हो गया, और वॉल्यूम V हो गया, यानी कि वॉल्यूम कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है, और एक फैक्टर होता है S। तो जब आप ऊष्मागतिक निकाय के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ टेम्परेचर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ प्रेशर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वॉल्यूम से काम नहीं चलेगा। कोई एक घटक है, कोई एक फैक्टर है जो उसको अलग से और कुछ डिफाइन कर पाता है उसके बारे में, ऊष्मागतिक सिस्टम के बारे में। वो फैक्टर कौन है? S। ये जो S क्या होता है, ये भी उस पार्टिकल से, उनके पार्टिकल से रिलेटेड है, उनके ताप से, उनके टेम्परेचर से, उनके हीट से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो एंट्रोपी है इसको हम बोलते हैं ताप का जो मात्रक है उसको हम एंट्रोपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको आप एक निश्चित ताप पर कितनी ऊष्मा दे रहे हैं, कितना हीट दे रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसको कितनी हीट दे रहे हैं, वो एंट्रोपी है। ये जो एंट्रोपी है ये क्या है, थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर दूं। अगर आप किसी पार्टिकल के बारे में समझते हैं, या ये समझ लीजिए कोई एक ऊष्मागतिक निकाय है या थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स है ना। मैंने बाहर से क्या दिया, हीट दिया, ठीक है, ऊष्मा दी मैंने बाहर से जैसी ऊष्मा दूंगा, ये ऊष्मा धीरे धीरे संचरित होकर कहाँ जाएगी, इस हिस्से में आएगी। ठीक है, कि डायरेक्ट चले जाएगी नहीं, है ना, तो धीरे धीरे इस हिस्से में आएगी। उस दौरान ये जो कण है, बीच में बहुत सारे कण है, बहुत सारे पार्टिकल्स है छोटे छोटे, उन पार्टिकल्स में भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता है हीट का। ठीक है, तो वो जैसी पार्टिकल्स हीट पाते हैं, ये पार्टिकल्स हीट पाता है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं जैसे इसका प्रेशर क्या हो सकता है, प्रेशर कुछ परिवर्तित होगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम कुछ परिवर्तित होगा, ठीक है, और साथ ही साथ होता है एक टेम्परेचर तो होता ही है, और साथ ही साथ होता है एस मतलब एंट्रोपी। ये क्या चीज है, इसी को हम समझते हैं। कोई भी कण सिर्फ हीट लेके वो अपना टेम्परेचर ही नहीं बढ़ाता है, कुछ और चीजें हैं जो वो करता है। वो क्या है, वो कण क्या हो सकता है, कंपन कर सकता है। आप लोगों ने पढ़ा है तरंग कण द्वैतवाद, तरंग और जो कण है वेव और जो पार्टिकल्स है उनकी ड्यूअल नेचर को पढ़ा है आपने। ड्यूअल नेचर जो है वो क्या कहता है, वो जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो भी पार्टिकल्स है वो सिर्फ अपने कण रूप में नहीं रहता है, पार्टिकल्स फॉर्म में नहीं रहते हैं, वो क्या रहते हैं, एक तरंग के रूप में भी, वेवलेंथ के रूप में भी क्या करते हैं, विचरण करते हैं। ठीक है, तो कोई भी कण अपने साथ साथ एक तरंग से संबंधित होती है, जिसको हम बोलते हैं तरंग कण द्वैतवाद। ठीक है, तो ये जो कण है ये अपने जब भी आगे विचरण करेगा तो सिर्फ कणों की गति नहीं मिलेगी, इसमें आपको क्या मिलेगा, कंपन भी देखने मिलता है। ये कंपन के लिए जो ऊर्जा मिली है वो उसकी काल्पनिक ऊर्जा कहलाती है, कंपन ऊर्जा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, और एक होता है घूर्णन, ये अपने अक्ष के चारों तरफ घूर्णन करते हुए जा सकता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं घूर्णन ऊर्जा यानी कि रोटेशनल एनर्जी। तो ऐसी कई प्रकार की एनर्जी होती है इन कण की, सिर्फ और सिर्फ उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है ना, वो कण अनियमित इधर उधर गति कर सकता है, उसको नहीं पता भाई कहाँ जाना है, वो कहीं भी गति कर सकता है, इसलिए तो टकराता है। कोई भी पार्टिकल्स एक दूसरे से अनियमित गति करते रहते हैं और वो टकराते हैं।
टकराते रहने के कारण अपने ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हीट का। तो वो टकरा कैसे रहे हैं, वो क्या गति कर रहे हैं, वो भाई कंपन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ रोटेशनल एनर्जी भी है उनके अंदर। तो ऐसी बहुत सारी हिडन एनर्जीज होती हैं जिसको हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उन सब का जो मिला जुला रूप है वो कहलाता है एंट्रोपी, उसी को दर्शाते हैं एस से। एस भी एक प्रकार का टेम्परेचर का मानक है, टेम्परेचर का स्टैंडर्ड है एक प्रकार से। पर अगर यही एस को अलग से लेना होता तो अपन उसको टी में ही नहीं मिला देते क्या भाई। एस एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, एंट्रोपी बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको क्लॉसियस ने अपने थ्योरम में बहुत अच्छे से प्रूव किया है, ठीक है। तो ये एस को भी हमको यहाँ पर ध्यान देते हुए चलना है कि भाई उष्मागतिक चर जो होते हैं वो एस टी पी वी, चार मेन जो होते हैं वो चर होते हैं। इन्हीं के आधार पर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की व्याख्या की जाती है, यानी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम का स्टडी किया जाता है, ठीक है। ये चार चीजें हो गई। उसके बाद हम चलते हैं उष्मागतिक विभव, पोटेंशियल। ये कौन कौन होते हैं, यू, एफ, एच, जी, ठीक है। इसी क्रम में याद रखेंगे। इसको याद करने का तरीका है उफ हार गया, उफ हार गया। आपको क्या लग रहा होगा, अरे सर तो अभी स्टार्ट किए वीडियो, शुरू में ही हारने वाली बात करते हैं, है ना। अरे भाई हार गया, हार गया तो हार गया, ये याद करने का तरीका है, उफ हार गया। अगर देखो मैं भी एक बच्चा रहा हूं, मेरे को भी याद करने में तकलीफ होता था। मेरा जो ट्रिक है वो इसी क्रम में आगे बढ़ता है। अगर मैं इसको भूल गया, यू, एफ, एच के जगह मैंने जी को ले लिया मान लो तीसरे समीकरण में, और चौथे समीकरण में एच में ले लिया, तो पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो थर्ड के जगह फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ के जगह थर्ड आ जाएगा, और ये चीज नहीं होना है। इसलिए आपको जहां भी ट्रिक दिख रही है उसको फॉलो कीजिए। शुरू में आप हार जाइए, बाद में आप जीत सकते हैं, और हार के जब जीतेंगे तो आप क्या कहलाएंगे आप खुद जानते हैं, ठीक है। तो उफ हार गया ये आप याद रखेंगे। आपको यू, एफ, एच, जी पे चलना है, ठीक है। अब यहां पर यू क्या होता है, यू होता है क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। क्यू क्या है, उष्मागतिक सिस्टम को, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दी गई उष्मा है, हीट है, और उसके द्वारा किया गया कार्य है कौन, डब्ल्यू, ठीक है। एफ क्या होता है, एफ होता है यू माइनस टी एस, ठीक है। एच होता है यू प्लस टी वी। ये सब चीजें आपको, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप फर्स्ट यूनिट पढ़ के आ चुके हैं, और नहीं पढ़े हैं तो शायद थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, नहीं भी पढ़ेंगे तो ये तो आराम से याद हो जाता है, आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये वीडियो, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट आपका फर्स्ट यूनिट, है ना। मैं ये आपको क्या बता रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से मैक्सवेल के 4 इक्वेशन को डिराइव करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। 10 नंबर का एक क्वेश्चन डील करा रहा हूँ मैं, तो मेरे को वो सब चीजों को कवर करना नहीं है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये आपको जानना है या जान चुके होंगे, ये मान के मैं आगे चल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बेसिक्स में मैं यू को मैं बता दूंगा, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा, एफ को हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज मुक्त एनर्जी, और एच को बोलते हैं हम एंथैल्पी यानी कि कुल ऊष्मा फलन, और जी को हम बोलते हैं गिब्स की एनर्जी यानी कि गिब्स की फ्री एनर्जी यानी कि गिब्स की मुक्त ऊर्जा, ठीक है। तो जी इक्वल टू हो जाता है एच माइनस टी एस, ठीक है। ये इतने फॉर्मूला याद होने चाहिए। उफ हार गया, उफ हार गया, बस इतना अगर याद हो गया तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि ये आंतरिक ऊर्जा, यू को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक ऊर्जा यू, इसका मान क्या होता है क्यू माइनस डब्ल्यू। ये क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कोई उष्मागतिक सिस्टम को, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को बाहर से क्या दी, उष्मा दी, ठीक है। बाहर से जैसी उष्मा दूंगा वो सिस्टम पूरा का पूरा काम नहीं करता है, ठीक है। उसके पार्टिकल्स काम करते हैं। सिस्टम अकेला कुछ पार्टिकल्स को छोड़ के अपना आगे चले जाएगा, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। पूरा का पूरा सिस्टम आगे बढ़ेगा, या पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा, ठीक है। तो जब आप उसको किसी निश्चित परिमाण की उष्मा देते हैं तो वो पूरी की पूरी दी गई उष्मा के बराबर कार्य नहीं करता है, ठीक है। ये जो W है सीधा सीधा वो Q के बराबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो कुछ एनर्जी जो है वो कुछ एनर्जी अंदर स्टोर हो जाती है। वो किस रूप में स्टोर होती है, जैसे मैंने 15 रुपया एक बच्चे को मैंने दिया, ठीक है, जा बेटा मार्केट से कुछ लेके आना, तो वो क्या बोलेगा, हाँ मेरे को कुछ लेना है, मैं 1 रुपए का क्या करूंगा, चॉकलेट खाऊंगा। तो उसने क्या किया, 14 रुपए का सामान लेकर आया, 1 रुपया कहाँ गया, मैंने उसको 15 दिया, पर कार्य उसने 14 का किया। 1 रुपया उसको उत्तेजित करने में लगा, उसको उत्तेजित यानी कि खुश करने में, जा बेटा 1 रुपए का तू चॉकलेट खा लेना। तो वो 15 ऋण 1 बराबर 14। ये जो 15 ऋण 1 है यानी कि जो 1 रुपया है, ये क्या है, उसको उत्तेजित करने में दिया गया पैसा है, ठीक है। वैसे ही जब आप जितनी भी उष्मा उसको देंगे वो उतने बराबर की कार्य वो नहीं करेगा, उतने बराबर का कार्य वो नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि 15 में से आप कितना, 15 में से 14, 15 में से
14 को आप घटाइए, 1 रुपया उसको उत्तेजित करने में लगा है, यानी कि 15 को हम लिख लेंगे Q और 14 को हम लिख लेंगे W। ये जो Q माइनस W है, जितनी ऊष्मा मैंने दिया उतना उसने कार्य नहीं किया, उसने कितना कार्य किया, कुछ कम कार्य किया, ठीक है। तो जो दोनों का डिफरेंस है, वो डिफरेंस कहाँ गया, उसको उत्तेजित करने में चला गया। किसको, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के जो पार्टिकल्स है उनको उत्तेजित करने में चले गया। ये जो डिफरेंस है इसी को हम बोलते हैं U। ये क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा। इस आंतरिक ऊर्जा से उन पार्टिकल्स को क्या मिलती है, अपनी अपनी एनर्जी मिलती है, और फिर एनर्जी मिलने के साथ वो पूरे सिस्टम के लिए काम करते हैं, ठीक है, पूरे सिस्टम के लिए वो काम करते हैं। तो ये U जो है वो आंतरिक ऊर्जा के रूप में अपन मानते हैं, और ये क्या होता है, दी गई ऊष्मा में से किए गए कार्य को घटाकर आपको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। फिर दूसरा है हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा ये H से दर्शाते हैं, और ये क्या होता है, U माइनस TS। फिर आता है एंथैल्पी। एंथैल्पी इसको हम H से दर्शाते हैं, U प्लस PV। फिर आता है गिब्स की मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा इसको हम दर्शाते हैं G से, और ये होता है H माइनस TS, ठीक है। इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, पर वो सबको फोकस नहीं करना है, ये मेन फॉर्मूला है, इसी को लेकर चलना है, ठीक है। तो ये सब चीजें जान लेनी है। उसके बाद कुछ नोट पॉइंट है जो आपको जानना है, वो है dq इक्वल टू TdS, ठीक है। ये क्लॉसियस के थ्योरम से आया है। क्लॉसियस ने एंट्रोपी के थ्रू हीट और एंट्रोपी के बीच बड़ा ही अच्छा एक रिलेशन दिया है, ठीक है, इस इक्वेशन के द्वारा। क्लॉसियस के थ्योरम को आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप अभी तो फिलहाल इसको डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि ये पुराना सिलेबस है, ये पिछला टॉपिक है। फिर दूसरा आपको यूज करना पड़ेगा DW यानी कि कार्य में परिवर्तन जो है वो PdV के बराबर आपको लेना पड़ेगा। ये दो चीजें और ये कुछ चीजों को आपको समझ के चलना है। फिर उसके बाद हम बढ़ सकते हैं किधर, हमारे डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। हमारे मैक्सवेल के 4 डेरिवेशन है। मैक्सवेल के इक्वेशन कितने हैं, 4। पहला जो इक्वेशन है, और दूसरा, और तीसरा, और चौथा, ये चारों के क्रम गड़बड़ाने नहीं चाहिए। गड़बड़ा गए तो फिर बात खत्म। पहला जो इक्वेशन है वो यहां से आएगा, टीवी पास से नहीं देखना चाहिए, ठीक है, टीवी पास से नहीं देखना चाहिए। दूसरा जो इक्वेशन है वो आपको मिलेगा कि पीटी सेहत के लिए वेरी गुड होती है, वेरी गुड होती है। फिर तीसरा आएगा टाटा का फोन, वोडा का सिम, वोडा का सिम अच्छा कॉम्बो है। अच्छा कॉम्बो मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बो है। फिर चौथा क्या आएगा वो मैं धीरे से बताता हूं। चलिए आ जाइए पहले इक्वेशन में। पहले इक्वेशन क्या बोलता है, टीवी पास से नहीं देखना चाहिए। टीवी पास से नहीं, नहीं मतलब क्या होता है, एक प्रकार का नेगेटिव साउंड है, नेगेटिव वाइब्रेशन है, तो इसको अपन माइनस के लिए लेंगे, ठीक है। पीटी सेहत के लिए वेरी गुड होती है। देखो बच्चे लोग पहले टीवी देखते हैं, बड़े पास से देखते रहते हैं, फिर हम लोग क्या समझाते हैं, माँ बाप लोग, बेटा जा बाहर खेल के आ, ठीक है। बाहर खेल के मतलब पीटी कर, पीटी मतलब 1 2 3 4 जो हम लोग स्कूल में करते थे, पीटी मतलब खेल कूद, ठीक है। तो पीटी सेहत के लिए वेरी गुड होती है, सही बात है ना, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो गलत है, ठीक है। फिर तीसरा आता है टाटा का फोन, वोडा का सिम। टाटा का फोन हमारे समय में जब हम लोग पढ़ते थे तब लॉन्च हुआ था टाटा का फोन, और उसमें वोडा का सिम डले रहता था, ठीक है, पहले से बाय डिफॉल्ट आता था जो। तो टाटा का फोन, वोडा का सिम एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता था, बढ़िया अच्छा कॉम्बो था वो, बहुत अच्छे चलते थे वो फोन, ठीक है। तो ये 3 चीजें। अब कोई चौथा आदमी आके देखता है, बोलता है ये सब क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये मैक्सवेल के 4 इक्वेशन डिराइव कर रहे थे, ये सब क्या चल रहा है। तो भाई हम बताएंगे कि हम फिजिक्स के बंदे हैं, हमको मालूम है हमको क्या करना है, हम फिजिक्स के बच्चे हैं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आखिरी लाइन क्या रहेगा, उसको एक जवाब रहेगा कि वजह तुम समझ पाओगे नहीं। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह तुम समझ पाओगे नहीं, ठीक है। अगर ये चारों चीज याद हो जाती है तो मैक्सवेल के डेरिवेशन बड़े आसानी से प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है।
तो टीवी पास से नहीं देखना चाहिए, पीटी सेहत के लिए वेरी गुड होती है, टाटा का फोन वोडा का सिम वेरी गुड कॉम्बिनेशन में रहता है, और वजह तुम इस सब की वजह तुम समझ पाओगे नहीं क्योंकि आप फिजिक्स के बंदे नहीं हो, निकलो यहाँ से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक से थर्मोडायनेमिक के यूनिट से हम डेराइव कर रहे हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल के 4 इक्वेशन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, ठीक है। ऊष्मागतिक विभव से मैक्सवेल के चारों समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो पहला समीकरण क्या बोला मैंने, टीवी पास से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सवेल का प्रथम समीकरण या संबंध, ठीक है, क्या है ये, टीवी पास से नहीं देखना चाहिए, ऐसा लिखेंगे, टीवी पास से बराबर लगा के नहीं देखना चाहिए, मीन्स नहीं, उधर ही लगाएंगे जिधर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। इधर डेल लगाइए, क्लोज करिए, इधर डेल लगाइए, क्लोज करिए। ये जो v यहाँ पे दिख रहा है जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ अवकलन हुआ है, डिफरेंशिएशन हुआ है ना, इस v को इधर कांस्टेंट के लिए लेंगे और इस s को इधर कांस्टेंट के लिए लेंगे, ठीक है। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। पहला इक्वेशन यही रहेगा, और इसको प्रूफ करने के लिए कौन काम आएगा, उफ, हार गया। शुरू में हार जाइए, बाद में जीत जाएंगे, ठीक है। तो शुरू में अपन क्या लिए थे, u, ये u से बनेगा। तो आप यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, आपका ये जो डेरिवेशन है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये डिराइव होगा आंतरिक ऊर्जा से, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा इसको डिराइव करता है, तो आंतरिक ऊर्जा फलन जो है u, उसको हम लेकर चलेंगे, ठीक है। u इक्वल टू क्या लिखा था मैं, q माइनस डब्ल्यू, तो du इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq माइनस dw, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिए, पोटेंशियल से आप क्या करने जा रहे हैं, पोटेंशियल से आप आगे डिराइव करने जा रहे हैं, तो आपको पोटेंशियल को क्या कर लेना है, पूरा का पूरा वेरिएबल में चेंज कर देना है। जितने भी ऊष्मागतिक विभव है उनको ऊष्मागतिक चरों में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। dq के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, dq इक्वल टू TdS, ये ध्यान रखेंगे, और dw इक्वल टू PdV, ये ध्यान रखेंगे। तो dq के लिए आप लिख लीजिए TdS, ठीक है, और dw की जगह हम लिख लेंगे PdV। ये TS PV STPV ये क्या है, ऊष्मागतिक चर कन्वर्ट हो गया ऊष्मागतिक चर में, बस अब आगे काम करिए, ठीक है। देखिए du मतलब u में थोड़ा सा डिफरेंस, u में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, यानी कि u में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन सीधे एंट्रोपी में परिवर्तन और वॉल्यूम में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन के बराबर आता है। p यहाँ पे कांस्टेंट टाइप का चलेगा, t यहाँ पे भी कांस्टेंट टाइप का चलता है, ठीक है। तो v और s पर निर्भर कर रहा है आंतरिक ऊर्जा सीधा, यानी कि आप लिख सकते हैं कि u इज द फंक्शन ऑफ SV। u इज द फंक्शन के जगह आप f लगा सकते हैं, पर f मत लगाइए, f के जगह नोटेशन में आप u ही लिख दीजिए, ठीक है। u तो u ही रहेगा, बट आप यहाँ पर बतला रहे हैं कि u जो है वो s और v पे पार्शियली डिपेंड करता है। पार्शियली मींस ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि आपको पार्शियली इनको दोनों के थ्रू क्या करना पड़ेगा, दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं du निकालना चाहता हूँ, ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 में जैसे u निकला है वैसे ही आप du निकालिए, इसका क्या करेंगे, आप अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो du जो है, ये u जो है वो किस पे बेस हो रहा है, s और v पे, तो u डायरेक्ट du by ds नहीं निकलेगा, ठीक है। u सीधे du by ds नहीं रहेगा भाई, ये del by del s देगा। क्यों, क्योंकि u क्या बोलेगा, मैं कंप्लीटली s पे निर्भर नहीं कर रहा हूँ, मैं s और v दोनों पे पार्शियली बढ़ चुका हूँ, तो पार्शियली बढ़ चुके हैं तो फिर वहां पर कंप्लीट नहीं होएगा, ठीक है, पूर्ण अवकलज नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, पार्शियली डिफरेंशिएशन, यानी कि आंशिक अवकलज मिलेगा। तो del u by del s दिखने लगेगा आपको, और del u by del v दिखने लगेगा आपको, पार्शियली दोनों के थ्रू डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, क्योंकि u इज द फंक्शन ऑफ SV। तो du जब मैं लिखूंगा तो du यानी कि इसका अवकलन करने जा रहा हूं, तो ये क्या बनेगा, del u by del s बनेगा। कब, जब v कांस्टेंट रहा होगा, है ना, और दूसरा क्या बनेगा, दोनों के जोड़ के रूप में निकलेगा ना, दूसरा क्या बनेगा, del u by del v। जब v के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा होगा तब s कांस्टेंट, जब s के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा होगा तो v कांस्टेंट, ठीक है। इसको क्लोज किस पे करना है, ds पे, ये ds पे, ठीक है, ताकि ds से ds कटे, और del u यानी कि ये del u, और यहाँ पे भी dv से क्लोज करोगे तो dv del v दोनों कटेंगे और del u आएगा, del u और del u, ये v के रिस्पेक्ट में और ये s के रिस्पेक्ट में, दोनों del u जुड़ के क्या हो जाएंगे, du हो जाएंगे। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, ठीक है। अब इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब दोनों की तुलना करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। 1 व 2 की तुलना करने से आपको क्या मिलता है, देखो ds का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, उसको बराबर लिखिए, यानी कि del u by del s
कब? जब v कांस्टेंट है, किसके बराबर आया? t के बराबर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा पार्टीशन कर दीजिए, और del u by del v किसके बराबर आएगा? माइनस p के, यानी कि del u by del v जब s कांस्टेंट है ये किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ऑफ p के, ठीक है। यहाँ पर जो s कांस्टेंट है उसी के रिस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा? अब मैं इसका अवकलन करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। यहाँ पर जैसे v कांस्टेंट है तो मैं अब इसका जैसे del u by del s है ना, ये क्या है? v के सापेक्ष कांस्टेंट है, तो अब मैं v के सापेक्ष इसको क्या करूंगा? अवकलित करूंगा, और यहाँ पर किसको कांस्टेंट रखूंगा? s को, ठीक है। यहाँ पर अभी v कांस्टेंट था, v के सापेक्ष अवकलन किया और s को कांस्टेंट रखा, तो इधर भी क्या हो जाएगा? v के सापेक्ष अवकलन होगा और s कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। इधर देखिए s कांस्टेंट है, लिख दीजिए पहले तो del u by del v, s कांस्टेंट, del by del s करेंगे, s के रिस्पेक्ट में करेंगे, और अब मैं किसको कांस्टेंट रखूंगा? v को कांस्टेंट रखूंगा। इधर क्या हो जाएगा? del p by del s हो जाएगा, del p by del s, s के सापेक्ष क्या हुआ? del p by del s, और कांस्टेंट में कौन आ जाएगा? v आ जाएगा, और ये माइनस वैसी का वैसी रहेगा। समीकरण 1 2 हुआ, ये 3 हुआ, और ये 4 हुआ, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों से देखो, ये वाला जो पक्ष है और ये वाला पक्ष, ये दोनों बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं। अवकलन का सिद्धांत अगर आप लोगों ने पढ़ा है, वैसे भी बहुत सारा बनाए रहते हैं आप, अगर आप अवकलन अच्छे से पढ़े हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपके सामने एक ऐसा फंक्शन लिखूं, z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो z क्या होगा? x के सापेक्ष भी डिफरेंशिएट होगा और y के सापेक्ष भी, ठीक है। तो अगर मैं z इक्वल टू ऐसा ले लो, x स्क्वायर वाई क्यूब, चलिए डेल जेड बाई डेल एक्स निकालिए, सिर्फ और सिर्फ x के सापेक्ष अवकलन होगा, 2x आएगा, और वाई क्यूब यहाँ पे क्या हो रहा होगा? कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका मैं y के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ, तो डेल जेड बाई डेल एक्स, इसका मैं क्या कर देता हूँ? डेल बाई डेल वाई, y के सापेक्ष करो तो y का होगा सिर्फ x कांस्टेंट, तो ये 3 इधर आया तो 6x वाई स्क्वायर, ये आया। अब इसका z का y के सापेक्ष करके देखो, डेल बाई डेल वाई, y के सापेक्ष करो तो कितना आ जाएगा? 3 बाहर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर अब मैं इसी का x के सापेक्ष कर लेता हूँ, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स, तो x सापेक्ष करूंगा तो x के सापेक्ष होगा बस, y स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, तो 3 दूनी 6x वाई स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर नहीं है? ये दोनों बराबर है। इसका मतलब डेल बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई और डेल बाई डेल वाई डेल जेड बाई डेल एक्स, ये क्या होते हैं? आपस में बराबर। वही तो बोल रहा हूँ मैं, डेल बाई डेल एस डेल यू बाई डेल वी और डेल बाई डेल वी डेल यू बाई डेल एस दोनों बराबर होंगे। एट लास्ट से क्या पढ़ा जाएगा मालूम है? आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो डायरेक्ट बोल सकता हूँ मैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वी डेल एस, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एस डेल वी, बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसलिए मैं डायरेक्टली क्या लिख लूंगा? समीकरण 3 व 4 से ये बराबर ये, यानी कि मिटा के लिख रहा हूं मैं, मतलब हम क्या लिख लेंगे? 3 व 4 से, 3 व 4 से डेल टी बाई डेल वी एस बराबर है डेल पी बाई डेल एस वी माइनस टी वी पास से नहीं देखना चाहिए। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। जो यहाँ v रहेगा वो यहाँ कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर जैसे s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है वो यहाँ कांस्टेंट रहेगा। ये पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं? दूसरा इक्वेशन करते हैं। चलो, मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन याद हो गया होगा, क्या था? टीवी पास से नहीं देखना चाहिए, पीटी सेहत के लिए वेरी गुड होती है, ठीक है। तो आप इसको बनाइए, चलिए, पीटी सेहत के लिए वेरी गुड होती है। डेल से क्लोज कीजिए, डेल से क्लोज कीजिए, डेल डेल क्लोज वेरी गुड होती है, मतलब पॉजिटिव साउंड कर रहा है तो पॉजिटिव रहेगा वो, ठीक है, माइनस नहीं लगाना है। ये जो टी है वहां जाके कांस्टेंट होगा, ये जो वी है इधर आके कांस्टेंट होगा। ये है आपका सेकंड इक्वेशन। इसको हम किससे बनाएंगे? उफ, हार गया, उफ फ मतलब एफ। इसको हम बनाएंगे हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, ठीक है, मुक्त ऊर्जा फलन एफ से। क्या होता है? एफ यू माइनस टी एस, ठीक है, u माइनस टी एस। तो डी एफ ले लो, डी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये एक प्रकार का अवकलन है, अवकलन जाएगा डी यू माइनस, इसमें दोनों फलन में अवकलन लगेगा, पहले टी कांस्टेंट एस का डी एस, फिर माइनस, वैसे प्लस लगता है, ये माइनस अंदर जाएगा तो एस कांस्टेंट टी का डी टी। ये डी यू को अभी अपन ने चेंज किए हैं, है ना, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, वैसा चेंज कर लीजिए। डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। इस डी क्यू को वापस मैं लिख लूंगा टी डी एस, क्लॉसियस का सेकंड थ्योरम, माइनस डी डब्ल्यू को मैं लिख लूंगा पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी।
ये TDS कटा, बचा क्या माइनस PdV माइनस SDT माइनस PdV माइनस SDT। ठीक है, ये कौन है? DF। क्लियरली यू कैन से कि F इज द फंक्शन ऑफ V एंड T, जिस पे DD लगा है उसी के फंक्शन बनेंगे। ठीक है, क्लियरली हम बोल सकते हैं कि F इज द फंक्शन ऑफ, फंक्शन के नोटेशन में भी उसी को यूज करना है F को। ठीक है, F इज द फंक्शन ऑफ V एंड T। तो अगर मैं F को अवकलन करूं तो डायरेक्ट अवकलन नहीं होगा, ये आंशिकता अवकलित होगा, यानी कि पार्शियली डिफरेंशिएट होगा। किसके किसके रिस्पेक्ट में? V के भी रिस्पेक्ट में और T के भी। जब V के रिस्पेक्ट में हो रहा होगा तो T कांस्टेंट, जब T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा होगा तो V कांस्टेंट। तो DF निकाल रहा हूं, DF कैसे मिलेगा मेरे को? del F बाई del V। कब? जब T कांस्टेंट, और क्लोज किस पे करूंगा? dV पे। ठीक है, dV कटेगा, del F आएगा, ये del F और वो del F जुड़ के DF हो जाएंगे, यानी कि कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट है ना वैसा। प्लस आगे बढ़ो, del F बाई del T, यहाँ पे कौन कांस्टेंट? V कांस्टेंट, और क्लोज किस पे करोगे? dt पे। ये dt कटा और del F आ जाएगा, दोनों del F जुड़ के इतना आ जाएंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 दे देना, ये समीकरण नंबर 2 दे देना। ठीक है, आगे बढ़ चले। तो ये हम कर रहे हैं मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन, और ये बोलता है कि समीकरण 1 और 2 की आप क्या करें? तुलना करें, कंपेयर करें। dV को हटा के आप ये कोफिशिएंट है उनको बराबर करिए, यानी कि del F बाई del V, del F बाई del V कब? जब T कांस्टेंट है। किसके बराबर आएगा? माइनस ऑफ P के बराबर। और हल्का सा पार्टीशन दे दीजिए, del F बाई del T V, ये किसके बराबर आएगा? del F बाई del T V, ये किसके बराबर? माइनस S के। ठीक है, यहाँ जो कांस्टेंट है उसी के सापेक्ष में अब मैं अवकलित करूंगा, यानी कि del F बाई del V, T कांस्टेंट, मैं इसको अब T के सापेक्ष अवकलित करूंगा, del बाई del T, और इसको कांस्टेंट किस पे रखूंगा? V पे। बराबर मैंने क्या किया? P, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? T के सापेक्ष अवकलित कर रहा हूँ, तो ये PV क्या हो जाएगा? T के सापेक्ष डिफरेंशिएट हो जाएगा, और ये माइनस बाहर पड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर V कांस्टेंट है, del F बाई del T V कांस्टेंट, इसको आप V के सापेक्ष क्या करिए? अवकलित कीजिए, और इसको कांस्टेंट किस पे रखेंगे? T पे। तो ये S भी किसके सापेक्ष अवकलित होगा? V के, यानी कि del S बाई del V बनेगा, और कांस्टेंट कौन चढ़ेगा? T चढ़ेगा, और एक माइनस पड़ा रहेगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया, और ये समीकरण नंबर 4 हो गया। फिर वही बात, अवकलन के सिद्धांत से ये दोनों वैल्यू क्या है? आपस में बराबर। इसको भी आप del स्क्वायर F अपॉन del T del V पढ़ेंगे, ये del स्क्वायर F अपॉन del V del T, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब दोनों LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर होगा, यानी कि माइनस ऑफ del P बाई del T, कौन कांस्टेंट यहाँ पर? V कांस्टेंट। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ del S बाई del V, कौन कांस्टेंट यहाँ पर? T कांस्टेंट। दोनों का माइनस माइनस हटा दो, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस बचेगा PT। सेहत के लिए वेरी गुड होती है, अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है। ये आपका मिल गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसी प्रकार अपन थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं, मैक्सवेल का, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्या था थर्ड इक्वेशन? टाटा का फोन, वोडा का सिम, वेरी गुड कॉम्बो, यानी कि बहुत अच्छा कॉम्बो है। टाटा का फोन, वोडा का सिम। ठीक है, डेल डेल क्लोज क्लोज, डेल डेल क्लोज क्लोज, वेरी गुड कॉम्बिनेशन, यानी कि पॉजिटिव, अच्छा रखो, पॉजिटिव रखो। ठीक है, तो पॉजिटिव में रहेगा ये टाटा का फोन, वोडा का सिम। यहाँ पर जो S है वो यहाँ कांस्टेंट होगा, यहाँ पर जो P है वो यहाँ कांस्टेंट होगा। चलिए प्रूव करते हैं। ये किससे आएगा? उफ, हार गया, हार। H मतलब एंथैल्पी, इसको आप लेंगे एंथैल्पी, यानी कि कुल ऊष्मा फलन से आप लेकर चलेंगे। H इक्वल टू क्या होता है? U प्लस PV। तो DH निकालिए, DH मीन्स DU प्लस D अंदर जाएगा, तो P कांस्टेंट, V का DV प्लस V कांस्टेंट, P का DP। ठीक है, DU को वापस चेंज कीजिए, ये हो गया DQ माइनस DW। ठीक है, आपका अप्रोच कहां तक जाएगा? उष्मागतिक चर तक जाना है आपको, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल तक के जाना है, यानी कि STPV तक जाना है। इसी में नहीं क्लोज कर देना, STPV तक जाएंगे। ये हो गया PDV प्लस VDP। DQ की जगह आप क्या लिखेंगे? DDS। DW की जगह क्या लिखेंगे आप? PDV प्लस PDV और है एक ठो, और VDP। ये PDV कटा, TDS प्लस VDP, STPV आ गए, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में आ गए आप, उष्मागतिक चर में, मतलब इसी को आपको यूज करना है, TDS प्लस VDP। ठीक है, ये कौन है? DH है। क्लियरली यू कैन सी H इज द फंक्शन ऑफ S एंड P, H इज द फंक्शन ऑफ S एंड P। तो H का जब मैं अवकलन करूंगा तो किसके किसके रिस्पेक्ट में होगा? S और
P के रिस्पेक्ट में, यानी कि S और P के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट होगा कौन, H। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मैं क्या प्राप्त करूंगा, DH इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल H बाई डेल S। कब, जब P कांस्टेंट और क्लोज किस पे करोगे, DS पे। वैसे ही डेल H बाई डेल P कब, जब S कांस्टेंट और क्लोज किस पे करोगे, DP पे। ठीक है, ये DS गया, डेल H आ गया, ये DP से DP गया, डेल H आ गया, दोनों डेल H आंशिक डेल H जो है जुड़ के पूर्ण DH बन जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मिल गया, ये समीकरण, इसको आप देंगे 1। ठीक है, आप वैसे भी क्रम से दे सकते हैं, 10 11 12 15 तो समीकरण हो जाएगा, इसलिए मैं 1 2 3 4 ही चला रहा हूँ। ठीक है, ये 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ, है ना। कंपेयर कीजिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, तो DS तो दोनों साइड का हट जाएगा, DS के कोफिशिएंट कंपेयर होंगे एक दूसरे से, यानी कि मिल जाएगा मेरे को डेल H बाई डेल S। जब P कांस्टेंट है वो किसके बराबर मिला मेरे को, T के बराबर। ठीक है, और एक पार्टीशन दे रहा हूं मैं, और ये जो डेल H बाई डेल P है, जब S कांस्टेंट है, ये किसके बराबर मिल जाएगा मेरे को, V के बराबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये P कांस्टेंट है, तो मैं इसका इसी P के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, यानी कि डेल बाई डेल P करूंगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखूंगा, इस S को। ठीक है, तो इधर क्या मिल जाएगा भाई, डेल T बाई डेल P, P के रिस्पेक्ट में किए ना, तो डेल T बाई डेल P हो गया, और कौन कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, S कांस्टेंट रहेगा। आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर क्या है, डेल H बाई डेल P, कौन कांस्टेंट है, S, तो इसी S के रिस्पेक्ट में आप करेंगे, यानी कि डेल बाई डेल S करेंगे, और कांस्टेंट किसको दोगे आप, P को, तो V का भी क्या हो जाएगा, डेल H बाई डेल S हो जाएगा, और कांस्टेंट कौन हो जाएगा, P। आप जानते हैं ऑकलन के सिद्धांत से ये दोनों बराबर होते हैं, डेल स्क्वायर H अपॉन डेल S डेल P, डेल स्क्वायर H अपॉन डेल P डेल S, तो ये दोनों को बराबर सोच के आप सीधा सीधा इनको बराबर ले लीजिए। ये हो जाएगा 3 और 4, तो 3 व 4 से क्या हो जाएगा, डेल T बाई डेल P, जब S कांस्टेंट है वो बराबर हो गया डेल V बाई डेल S, जब P कांस्टेंट है। टाटा का फोन, वोडा का सिम, वेरी गुड कॉम्बिनेशन, यानी कि पॉजिटिव आ गया। जब P है यहाँ पे, वो उधर कांस्टेंट दिखेगा, S है यहाँ पे, वो इधर कांस्टेंट दिखेगा। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप क्या रखेंगे, फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण, यानी कि फोर्थ इक्वेशन। और ये कौन है, तीनों समझ लेने के बाद आप चौथा जो समीकरण है उसको आप जानते हैं क्या है, वजह तुम समझ पाओगे नहीं, वजह तुम समझ पाओगे नहीं मतलब माइनस, डेल से क्लोज करो, डेल से क्लोज करो, क्लोज डेल लगाओ, क्लोज, ये जो T है वो उधर कांस्टेंट रहेगा, ये जो P है वो इधर कांस्टेंट रहेगा। ये आपका फोर्थ इक्वेशन हुआ। अब इस फोर्थ इक्वेशन को हम किससे सॉल्व करेंगे, UFHG, उफ हार गया मींस G क्या है, गिब्स की फ्री एनर्जी है, गिब्स की मुक्त ऊर्जा, इसको हम किससे शो करते हैं, G से, और ये क्या होता है, H माइनस TS। ठीक है, इसका और एक फॉर्मूला है पर उसको हम नहीं लेंगे, चाहे तो ले भी सकते हैं, उससे भी आ जाएगा ये, और एक H माइनस TS ये मेन फॉर्मूला है, तो इसी से हम आगे इसको बढ़ाएंगे। तो H के जगह चलिए तो लिख दीजिए, H इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV माइनस TS। अभी देखिए U में है, U पोटेंशियल है ना, वेरिएबल नहीं है, STPV में आना चाहिए, तो U आपको फिर से मांगेगा मेरे को चर में ले जाओ, यानी कि वेरिएबल्स में ले जाओ, तो वेरिएबल्स की तरफ ले जाएंगे इसको, है ना। तो ये तो G है, मेरे को DG से मतलब है, DG निकालते हैं, यानी कि आकलन करते हैं G का। ठीक है, तो DG निकालते हैं, चलिए। तो DG इक्वल टू कितना हो जाएगा, DU प्लस P कांस्टेंट V का PDV प्लस V कांस्टेंट P का VDP, फिर माइनस T कांस्टेंट S का DS माइनस S कांस्टेंट DT, माइनस अंदर जाएगा तो ऐसा मिलेगा। DU इक्वल टू क्या लिख लेंगे अपन, DQ माइनस DW, तो DQ को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ TDS। ठीक है, माइनस DW जो होता है उसको मैं लिख रहा हूँ PDV, ये इन दोनों को लिखा मैंने। ठीक है, DU की जगह में ये, फिर आगे कौन आ गया, PDV प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT। कौन कौन कटा भाई, TDS से TDS कटा, PDV से PDV कटा, कौन कौन बचा, एक तो VDP और माइनस SDT। ठीक है, ये कौन है, DG। क्लियरली हम बोल सकते हैं कि G इज द फंक्शन ऑफ P एंड G इज द फंक्शन ऑफ P एंड T। तो जब मैं G का आकलन करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, तो ये पार्शियली डिफरेंशिएट होगा, एक तो P के रिस्पेक्ट में और एक तो
टी के रिस्पेक्ट में। जब टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा होगा तब टी कांस्टेंट, और जब टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा होगा तो पी कांस्टेंट। और कंप्लीट करोगे डीपी से प्लस कंप्लीट करोगे डीटी से। ये दोनों dt dt कटा डेल जी, ये दोनों dp dp कटा डेल जी, दोनों डेल जी जुड़ के क्या आ जाएंगे, dg आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। 1 व 2 का कंपैरिजन करो तो 1 व 2 से यहाँ पर dp को हटा के कोफिशिएंट को पढ़िए आप, क्या आ जाएगा, डेल जी बाई डेल पी टी कांस्टेंट, ये किसके बराबर है, v के, और पार्टीशन दे रहा हूं मैं, डेल जी बाई डेल टी पी कांस्टेंट, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ एस के। ठीक है, ये टी कांस्टेंट है, इसका टी के रिस्पेक्ट में ही अवकलन कीजिए, यानी कि डेल जी बाई डेल पी टी कांस्टेंट, इसका मैं डेल बाई डेल टी कर रहा हूँ, क्या कांस्टेंट दूंगा यहाँ पे, आपने पी को कांस्टेंट दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, v का भी डेल बाई डेल टी हो जाएगा। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके आपको p को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेल जी बाई डेल टी पी चल रहा है, इस p के रिस्पेक्ट में आप इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, और t को कांस्टेंट ले लेंगे। p के रिस्पेक्ट में क्या है तो t कांस्टेंट, इधर क्या हो जाएगा, डेल एस बाई डेल पी आ जाएगा। ठीक है, p के रिस्पेक्ट में किया है, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और एक माइनस दिखेगा। ये हो गया समीकरण 3, और ये हो गया समीकरण नंबर 4। फिर बोल रहा हूँ, ये जो है इसके क्या होता है, बराबर होता है डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल टी डेल पी, डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल पी डेल टी, दोनों बराबर होते हैं अवकलन के सिद्धांत से, तो दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 3 व 4 से हम क्या लिख सकते हैं भाई, डेल वी बाई डेल टी बराबर है डेल एस बाई डेल पी के, और वहां पे एक लगा हुआ है माइनस, तो वजह तुम समझ पाओगे नहीं। यहाँ पर p है, यानी कि ये जो t है वो उधर कांस्टेंट दिखेगा, और ये जो p है वो इधर कांस्टेंट दिखेगा, और इस प्रकार आपको चौथा इक्वेशन भी मिल जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, थैंक यू लिख देना, कमेंट कर देना। ठीक है, और अच्छा लगेगा तो शेयर करना। मैं चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका सेकंड ईयर में फंसे और आप उसको मस्त मजे से धड़ाधड़ बना ले, क्योंकि मेरे बच्चे बना लेते हैं फटाफट, जो एक बार पढ़ लेता है वो बना लेता है ना, और अच्छे से 10 नंबर मिल जाएगा। तो मेरे को बनाते समय याद कर लेना, है ना, तो आप लोगों की दुआएं मिल जाएंगी, बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो ये था अंजू शर्मा क्लासेस की तरफ से आपके लिए एक डेरिवेशन, ऐसे और भी कुछ डेरिवेशन लाते रहेंगे, है ना। कंप्लीट स्टडी के लिए आपको पता है क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं डेमो क्लास के लिए, है ना। और ठीक है, फिर आगे मिलते हैं, बाय बाय।